अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है हाउ योगी इज यूजिंग महाकुंभ टू मेक इंडिया रिच। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स प्ले। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को ग्रैंड तरीके से ऑर्गेनाइज करवा के लेफ्टिस्टों की क्या हालत कर दी है। Huge amount of money. I'm told over 9,000 crore rupees is being spent now. See, this is a secular country. Our constitution says it is secular. So public funds are not meant to be spent on promoting any religion. ममता दीदी को भी यही परेशानी है कि सरकार कुंभ में इतना पैसा क्यों लगा रही है। কুম্ভ মেলায় হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে সাহায্য করেন কেন্দ্রীয় সরকার, पर रियलिटी तो कुछ और ही दिख रही है। Mahakumbh 2025 is expected to generate rupees 2 lakh crore in revenue. महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। अरे भाई साहब, वो बरनौल की दुकान थोड़ी उधर है, आप जाएंगे या मैं ला दूं? तो भाई जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर महाकुंभ होने वाला है। हमारे ग्रंथों की माने तो कुंभ पृथ्वी के शुरुआत के समय से ही चल रहा है, लेकिन अगर रिटर्न एविडेंस की बात मानी जाए तो चाइनीज ट्रैवलर हैं ह्यूएन सॉन्ग, उसके अकाउंट्स में इसका जिक्र मिलता है। बेसिकली कुंभ 4 तरीके के होते हैं, एक माघ कुंभ मेला, दूसरा अर्ध कुंभ मेला, तीसरा पूर्ण कुंभ मेला और चौथा महाकुंभ मेला। और अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगेगा, जो कि 144 साल के बाद एक बार लगता है। यानी ये कुंभ मेला अपने आप में काफी अनोखा होने वाला है। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर पॉसिबल अरेंजमेंट करवा दिए हैं। और ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से इस कुंभ में 85 कंट्रीज से 40 करोड़ से अधिक यात्री आएंगे। बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आएंगे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, रणबीर कपूर हो या फिर आलिया भट्ट हो। एप्पल कंपनी के जो को-फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स, उनकी पत्नी भी कुंभ मेले में आ रही हैं। अब इस मेगा इवेंट के कारण इंडिया को डायरेक्टली 2 लाख करोड़ का फायदा होने वाला है। और कुछ डेटा ना ये भी बता रहे हैं कि ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ नहीं, 3 लाख करोड़ को भी इजीली क्रॉस कर सकता है। पर अब प्रश्न ये उठता है कि जो चेंज है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, ये आया कैसे? तो भाई साहब, ये रातों रात तो नहीं हुआ है। जो उत्तर प्रदेश एक समय पे अपने हाईएस्ट क्राइम हिस्ट्री के लिए जाना जाता था, आज वो अपने टेम्पल इकोनॉमी के लिए कैसे फेमस होने लगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर एसबीआई रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश की जो टेम्पल इकोनॉमी है वो 2028 तक 50,000 करोड़ को आराम से क्रॉस कर जाएगी। और इतनी ना 3-4 देशों की मिलके जीडीपी नहीं होती है। आखिर ऐसा कौन सा मैसेज है जो योगी आदित्यनाथ हमें इस महाकुंभ के थ्रू देना चाहते हैं? ये सब ना आगे ये 2 लोग वीडियो बनाते हैं, है ना? मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो गेटअप करके आ जाता है, यही नहीं। देखिए, पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि कुंभ कोई पहली बार ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है। कुंभ 2500 सालों से अधिक समय से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पर अब कुंभ केवल एक स्पिरिचुअल इवेंट से ज्यादा इकोनॉमिक सुपर पावर बन चुका है। परंतु हमेशा से ऐसा नहीं था। ओल्ड रूलिंग गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर समाजवादी पार्टी की, अपने अपने रूलिंग टेन्योर में उन्होंने भी कुंभ को ऑर्गेनाइज करवाया, पर उन्होंने कुंभ के इकोनॉमिक पोटेंशियल को रियलाइज करना तो छोड़िए, बल्कि बेसिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मेजर्स में भी उन्होंने नेग्लिजेंस बरती, जिससे ना जाने कुंभ के दौरान कितने हादसे हुए। साल था 1954 जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक कांग्रेस की ही सरकार थी। प्रयागराज में ही कुंभ का आयोजन हुआ था, पर मिसमैनेजमेंट इतनी थी कि भगदड़ मच गई और 2000 से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु मारे गए, जिसको गवर्नमेंट रिकॉर्ड में बस कुछ बैगर्स मारे गए ऐसा लिख दिया गया। नेहरू जी भी ना इस कुंभ में गए थे, जिसके लिए पूरे प्रशासन को लगा दिया गया था और हिंदू डिवोटीज को कुंभ के रिचुअल्स करने से रोक दिया गया था। इसके कारण भीड़ बढ़ गई और 2000 से अधिक लोग कुचल कर मार दिए गए। इस इंसिडेंट में मरने वालों को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भिखारी कह दिया गया था, पर महिलाओं की डेड बॉडीज पर ज्वेलरी थी और ये फोटोज उस घटना का जीता जागता एविडेंस है। इस इतनी बड़ी घटना में जब लोग मर रहे थे, तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चाय और स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे और इसे छुपाने के लिए नेक्स्ट डे गवर्नमेंट ने सारी डेड बॉडीज को तुरंत ही जमा करके जला दिया था। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी किसी भी पार्टी की कोई भी सरकार हो, कुंभ को फॉर ग्रांटेड ही लिया गया। 2013 के कुंभ की
की बात करें जिसमें करोड़ों हिंदू श्रद्धालु आए थे स्नान के लिए प्रयागराज में, उसमें समाजवादी पार्टी ने आजम खान को कुंभ मेले का कोर कमेटी चेयरमैन बना रखा था। हाँ जी, आपने सही सुना, आजम खान को कुंभ का चेयरमैन बना रखा था। धान के खेत में सांप को पहरे पर बिठा दिया गया था और इसके कारण इस कुंभ में प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें 40 से ज्यादा हिंदू डिवोटीज मारे गए। इस एक्सीडेंट के बाद रिपोर्ट में सामने आया कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने इनफ बसेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंज नहीं की थी और सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार कुंभ घोटाला कर दिया गया था। कुंभ के अरेंजमेंट के लिए टोटल बजट था 1152 यानी कि 1152 करोड़, जिसमें से 341 करोड़ अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे। इसमें से भी 134 करोड़ अनयूटिलाइज्ड रहे थे। इसके बावजूद अलग से 800 करोड़ रुपए मांग ले गए थे, जो कुंभ की जगह अखिलेश गवर्नमेंट ने अपने ही काम में लगा दिए। समाजवादी गवर्नमेंट का खुद का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10 करोड़ रुपए था, यानी कि 1%। इससे ज्यादा का तो भगवंत मान चकना खा लेता है। रिपोर्ट के अनुसार करोड़ों की दवाइयां तो मेला शुरू होने के कई दिन बाद पहुंची थी। इसके अलावा 12 करोड़ डिवोटीज को नहाते समय डूबने से बचाने के लिए केवल मात्र 5 डाइवर्स का अरेंजमेंट किया गया था। यह सुरक्षा का प्रबंध था। इसके बाद तो नायक मूवी की एक क्लिप याद आ रही है। सबके सब चोर हैं साले। परंतु गैस व्हाट, आजम खान का ये फ्रॉड जब सबके सामने एक्सपोज हुआ तो उनके ऊपर रेजिग्नेशन का प्रेशर बना दिया गया था। अखिलेश यादव ने उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया। वो अलग बात है कि अगर इफ्तार पार्टी में थोड़ा इधर का उधर हो जाता तो अखिलेश यादव जो है आजम खान का बाबर आजम बना देते। और ये ना ऑब्वियस सी बात है कि अखिलेश यादव का मेजर वोट बैंक जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो कुंभ जैसे हिंदू मेले में घोटाला, ये क्या बड़ी बात है। अपने टेन्योर में समाजवादी पार्टी का हमेशा से ये फोकस रहा था कि मुगल आइडेंटिटी को यूपी की आइडेंटिटी बनाया जा सके। इसके लिए अखिलेश यादव ने अपने टेन्योर में मुगल म्यूजियम, आगरा हेरिटेज सेंटर और ताज ओरिएंटेशन सेंटर जैसे ना जाने कितनी ही साइट्स की नींव रख डाली थी। इसी कारण से समाजवादी पार्टी इफ्तार पार्टी जैसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाती थी, वो भी बड़े बड़े ग्रैंड स्केल पर। इसी कारण से ताजमहल को भारत की आइडेंटिटी बताया जाता था अखिलेश यादव के द्वारा, और इसी कारण से टोपीबाजी भी की जाती थी। वैसे कांग्रेस भी इस अपीजमेंट में कभी पीछे नहीं रही है, बट एनी हाउ ओवरऑल कहें तो पिछली गवर्नमेंट, खास तौर पर समाजवादी पार्टी का फोकस था कि उत्तर प्रदेश के टूरिस्ट इकोनॉमी को सिर्फ मुस्लिम मॉन्यूमेंट्स पे फोकस किया जाए। कुंभ की पोटेंशियल इकोनॉमिक पावर को तो छोड़िए, उल्टा वो कुंभ को इतने पुअरली ऑर्गेनाइज करवाया करते थे जिससे ना जाने कितने डिवोटीज को असुविधा महसूस होती थी और ना जाने कितने ही डिवोटीज की इस पूरे प्रकरण में मौत हुई है। पर यह सब अब बदल रहा है। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ना 2017 में उत्तर प्रदेश के सीएम बने। उनकी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश ने एक्सेप्शनल ग्रोथ देखी है। इनफैक्ट उनके आने के 1 साल के अंदर अंदर यूपी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है ना, वो 24% तक बढ़ गई थी। जीडीपी लगभग 2 गुनी हो गई थी। इवन स्टेट एक्सपोर्ट्स जो 88,000 करोड़ हुआ करते थे, वो बढ़कर लगभग 2 लाख करोड़ पहुंच गए। योगी जी के आने के बाद स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर काफी सुधरा। समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश को वो स्टेट बोला जाता था लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, पर योगी आदित्यनाथ इन सब गुंडे माफियाओं के काल से बन गए। क्राइम काफी कम हुआ और फिर योगी जी ने बुलडोजर और बंदूक चलवाई, जिससे क्राइम काफी कम हुआ। कई बार तो कार भी पलटवा दी थी। योगी जी ने गुंडों और दंगाइयों पर इतना क्रैकडाउन किया कि सिर्फ 1 साल में उन्होंने इन माफियाओं के 1849 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी सीज कर दी थी। अब अपराधी खुद कहता था मुझे जेल में डाल दो। बहुत पकड़े गए थे भाई, तोड़वा करके जेल में चले गए और अब तो कह रहे भैया हमें जेल में मत भेजो। अब तो ज्यादातर अपराधी अपने गले में पट्टी लटका करके घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया जान बख्श दो, लेकिन अब कुछ गलत काम नहीं करूंगा, एक बार जान बख्श दो। योगी ने यह भी इंश्योर किया कि उनके रहते हुए उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा ना हो, जबकि आपको पता है कि पहले की गवर्नमेंट के टाइम पे उत्तर प्रदेश अपने 5 से ज्यादा दंगों के लिए फेमस हुआ करता था। पर इस सब के अलावा योगी आदित्यनाथ ने जो यूपी में मेजर बदलाव किया है ना, वो है यूपी की इकोनॉमी में। यूपी की इकोनॉमी को टेम्पल इकोनॉमी की हेल्प से नई ऊंचाई पर ले जाने का काम। अनलाइक पिछली गवर्नमेंट, जिन्होंने टूरिस्ट इकोनॉमी के नाम पे यूपी की पहचान मात्र मुगल मॉन्यूमेंट से ज्यादा होने ही नहीं दी, और इसीलिए योगी ने यूपी को कल्चरल हब बनाना शुरू कर दिया। योगी जी ने टेम्पल इकोनॉमी के पोटेंशियल को समझते हुए यूपी में हिंदुत्व रेनेसेंस लाया,
जिसके लिए उन्होंने रैपिडली यूपी की हिंदुत्व आइडेंटिटी को रिस्टोर करना शुरू कर दिया। और इस सब के अलावा जब अब यूपी में 144 सालों के बाद महाकुंभ हो रहा है, तो योगी आदित्यनाथ ने इस महाकुंभ को और ज्यादा सक्सेसफुल और ज्यादा ग्रैंड बनाने के लिए बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट और अरेंजमेंट किए हैं। रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के लिए लगभग 7500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग लगभग 40 करोड़ यात्री भारत और दुनिया के कोने कोने से महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं, जो कि 2019 में मात्र 25 करोड़ के करीब थे। इसी कारण योगी ने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए हैं ताकि पिछली गवर्नमेंट जैसे कोई भूल ना हो सके। कुछ अरेंजमेंट्स की ना अभी बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ संगम के तट पर महाकुंभ नगर बसा रहे हैं, जो कि एक टेम्परेरी सिटी होगी जिसमें हजारों टेंट्स और शेल्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें आने वाले करोड़ों डिवोटीज को अकोमोडेट किया जाएगा। कुंभ रीजन में 2000 से ज्यादा स्विस कॉटेज स्टाइल टेंट बनाए गए हैं। प्रयागराज में टेंट सिटी को 67,000 स्टील लाइट से रोशन किया जाएगा। इसके साथ ही 100 से ज्यादा सड़कों को रेनोवेट किया जाएगा और उनको ब्यूटीफाई किया जाएगा। 3308 पॉन्टून का यूज करके 30 पॉन्टून ब्रिजेस को बनाया गया है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो योगी सरकार ने सिटी वॉल्स को भव्य और शानदार बनाने के लिए ना अकेले 60 करोड़ का बजट अलोकेट किया था। सिटी की जो वॉल्स है ना, उन पर स्ट्रीट आर्ट, मुरल्स, स्कल्पचर्स, लैंडस्केपिंग, ग्रिल बेल्ट्स और ट्रैफिक साइंस ये सभी बनाए जा रहे हैं। सिटी की वॉल्स को हिंदुत्व और धार्मिक सिंबल्स के साथ डेकोरेट किया जा रहा है, जिससे मानो पूरा शहर देवों की नगरी लग रहा है। इसके साथ साथ 800 मल्टी लैंग्वेज साइनेजेस भी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि किसी भी विजिटर को कोई दिक्कत ही ना हो। इस सब के अलावा उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 2000 से ज्यादा फेरीमैन को ट्रेन किया है ताकि डिवोटीज की सेफ्टी और कन्वीनियंस का ध्यान रखा जा सके। डिवोटीज के लिए 3 टेम्परेरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल किए गए हैं ताकि गंगा और यमुना का पानी क्लीन रहे। साथ ही योगी सरकार ने इस कुंभ को इको फ्रेंडली बनाने के लिए भी फोकस किया है। फिर चाहे इसके लिए सोलर पावर जनरेट करना हो, रीयूजेबल मटेरियल को रिसाइकल करना हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना हो। लोगों की कन्वीनियंस के लिए ना एक डेडिकेटेड ऐप भी बनाई गई है जो रियल टाइम अपडेट्स, क्राउड डेंसिटी, इमरजेंसी अलर्ट्स, डायरेक्शंस और अकोमोडेशन डिटेल्स को प्रोवाइड करेगी। टेम्परेरी वाईफाई जोन्स भी बनाए गए हैं। नागवा सुकी टेम्पल के पास उत्तर प्रदेश पेविलियन बन रहा है, जहां कई टूरिज्म सर्किट्स बनाए गए हैं, जैसे रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रिज सर्किट, बुद्ध सर्किट और बुंदेलखंड सर्किट। मैंने बताया था यहाँ हैंडीक्राफ्ट मार्केट्स भी लगेंगी, जिसमें ना जाने कितने लाखों करोड़ों का व्यापार होगा और कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसके साथ ही यहाँ ना कई कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि सिक्योरिटी के मामले में योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से काफी अच्छा रहा है। इस बार भी इस कुंभ में एडवांस सर्विलेंस सिस्टम लगाए गए हैं, जैसे कि AI पावर्ड क्राउड डेंसिटी मॉनिटरिंग और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ CCTV कैमरास और ड्रोन्स को एरियल सर्विलेंस के लिए ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है। इस कुंभ में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन्स का भी यूज किया जा रहा है, जो 24/7 सर्विलेंस प्रोवाइड करेंगे। साइबर हेल्प डेस्क और 56 साइबर वॉरियर्स ऑनलाइन थ्रेट को मॉनिटर करेंगे। कई मल्टी डिजास्टर रिस्पांस व्हीकल्स डिप्लॉय हो चुके हैं, जो कि नेचुरल डिजास्टर से लेकर रोड एक्सीडेंट्स तक हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ ही योगी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर ना ये भी इंश्योर किया है कि कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिससे डिवोटीज को प्रयागराज आने में कोई दिक्कत ना हो। और ये सभी जो एफर्ट्स है ना, ये कुंभ को स्पिरिचुअल के साथ साथ इकोनॉमिक पावर हाउस भी बनाएंगे। कैसे, वो आगे देखते हैं। देखिए, इस बार का यानी कि 2025 का जो महाकुंभ है ना, वो इंडिया को डायरेक्टली बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्ट देने जा रहा है। वो भी कोई 100-200 करोड़ का नहीं, बल्कि पूरे 2 लाख करोड़ से ऊपर का, जो 2019 में 1.2 यानी कि 1.2 लाख करोड़ था। अकेले उत्तर प्रदेश को इससे 25,000 करोड़ का इकोनॉमिक बूस्ट मिलने वाला है। इतने में तो पाकिस्तान 4-5 बार बिक जाएगा, फिर भी पैसे बच जाएंगे। इनफैक्ट यदि कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अगर एक पिलग्रिम महाकुंभ के लिए 8,000 रुपए भी खर्च करता है तो एक्सपेक्टेड क्राउड के हिसाब से टोटल रेवेन्यू
3 लाख करोड़ से ज्यादा का हो जाएगा और उसके बाद तो बांग्लादेश भी 3-4 बार खरीदा जा सकता है। अब इसका कंपैरिजन कीजिए 2013 में हुए लास्ट महाकुंभ से, जिसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने ऑर्गेनाइज करवाया था। उसमें मात्र 12,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, इंक्लूडिंग रेवेन्यूज फ्रॉम अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ होटल्स एंड एयरपोर्ट। अब ऐसे में इस महाकुंभ से इतना पैसा जनरेट होने वाला है कि छोटे वेंडर्स जैसे कि टेम्पो चालक, रिक्शा पुलर्स, मंदिर के पास फूल बेचने वाला, कैमरामैन, बोट ऑपरेटर्स और होटल्स की कमाई से लोकल इकोनॉमी को काफी फायदा होने वाला है। ये बात बिल्कुल तय है कि कुंभ मेले के आसपास के क्षेत्रों का और पूरे शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़े इकोनॉमिक बूम को एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि 5500 करोड़ तो सरकार बस इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा रही है। यह भी 100% श्योर है कि महाकुंभ आसपास के धार्मिक साइट्स जैसे कि वाराणसी, अयोध्या, मथुरा और विंध्यवासिनी धाम जैसे क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। महाकुंभ से नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक कुंभ मेले के प्रिपरेशन फेज के दौरान ही अब तक 45,000 फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को एड और मार्केटिंग से भी करोड़ों का फायदा होने वाला है। भारत की बड़ी बड़ी कंपनीज और औद्योगिक घराने तो ऑलरेडी 45 दिन के महाकुंभ में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर कम से कम 3,000 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कुंभ एक ऐसा मौका है जहां वो इंडिया के कल्चरल आइडेंटिटी को और यूपी में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दुनिया के लोगों के सामने दिखा सकता है। आज से 10-12 साल पहले के उत्तर प्रदेश में और अब के उत्तर प्रदेश में काफी फर्क है। ये जो विजिटर्स हैं वो ये बदलाव अपनी आंखों से देखेंगे और इसमें कुछ भी शॉकिंग बात नहीं होगी कि इस बदलाव के कारण ये देशी विदेशी लोग बार बार उत्तर प्रदेश के रिलीजियस टूरिज्म पर आने लगे और इससे अल्टीमेटली इंडिया की इकोनॉमी को इतना बड़ा मेजर बूस्ट मिलने वाला है जिसका अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। और इस बात को खुद प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं। कुंभ से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा उतनी नहीं हो पाती। ये पक्ष है कुंभ से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार। हम सभी देख रहे हैं कैसे कुंभ से पहले इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है। लगभग 1.5 महीने तक संगम किनारे एक नया शहर बसा रहे हैं जहां हर रोज लाखों की संख्या में लोग आएंगे। पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जरूरत पड़ेगी। 6,000 से ज्यादा हमारे नाविक साथी, हजारों दुकानदार साथी, पूजा पाठ और स्नान ध्यान कराने में मदद करने वाले सभी का काम बहुत बढ़ेगा। यानी यहां बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार। सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। परंतु यहाँ बस कुंभ मेले तक बात सीमित नहीं है। भारत आज रिलीजियस टूरिज्म को इंडियन इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बना रहा है। चलिए इस बारे में आगे समझते हैं। अब देखिए, केवल कुंभ ही नहीं, हमारी जो बाकी की टेम्पल्स हैं या बाकी की धार्मिक साइट्स हैं ना, वो सभी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, जिसे आसान भाषा में टेम्पल इकोनॉमी भी कहा जाता है। टेम्पल इकोनॉमी का इंडियन इकोनॉमी में काफी बड़ा रोल है। एनएसएसओ का जो सर्वे है ना, वो कहता है कि टेम्पल इकोनॉमी की वैल्यू 3.02 लाख करोड़ रुपए है, या इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए तो $40 बिलियन, जो कि जीडीपी का लगभग 3% है। एक दूसरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 आउट ऑफ 4 इंडियंस हिंदू प्लेसेस को विजिट करना चाहते हैं। और ये बात ना इंडिया के पोटेंशियल स्पिरिचुअल टूरिज्म को दिखाती है। फिर भी इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना तो दूर, पिछली गवर्नमेंट्स ने इसको खत्म करने की कोशिश की। और ये ना कोई आज का फिनोमेनन नहीं है, आजादी के समय से यही ट्रेंड चल रहा है। जब 1951 में सोमनाथ टेम्पल को वापस से रेनोवेट करने की बात आई तो उसके लिए फंडिंग की जरूरत थी, पर नेहरू जी ने फंड्स देने से मना कर दिया। और जैसा कि आपको पता है कि एक घड़ी को कोहली 7वें स्टंप की बॉल को छोड़ सकता है, पर कांग्रेस अपनी गलतियों से सीख ले, ऐसा नहीं हो सकता। अभी पिछले ही साल कर्नाटका में जहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहां अनाउंस हुआ कि टेम्पल रेनोवेशन में कोई पैसा भी नहीं दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। पर यह बात काफी फॉर्चुनेट है कि योगी के अलावा बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने भी टेम्पल इकोनॉमी के पोटेंशियल को काफी सीरियसली लिया, जिसके चलते करंट गवर्नमेंट ने हिंदू टेम्पल्स को प्रॉपरली फैसिलिटेट किया, रेनोवेशंस करवाए। अब ये जो रेनोवेशंस थे ना, ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर नहीं हुए, बल्कि टेम्पल इकोनॉमी के ब्रॉडर एस्पेक्ट
और इंडिया के कल्चरल आइडेंटिटी को रिवाइव करते हुए सारे रेनोवेशन हुए। करंट गवर्नमेंट ने टेम्पल्स के आसपास प्रॉपर कॉरिडोर्स बनवाए, टेम्पल्स के लिए कनेक्टिंग रोड्स को ब्रॉड और इंप्रूव किया गया, टेम्पल कैंपस में होटल्स डेवलप हुए, टेम्पल आने जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रीमलाइन किए गए। और इस सब का जो अल्टीमेट रिजल्ट रहा ना, वो ये रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 2022-2023 में जो रेवेन्यू था वो 19.34 लाख करोड़ हुआ। क्या बात है। जिसमें से अकेले 6 टेम्पल्स ने 24,000 करोड़ कैश कलेक्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के डेटा के अनुसार रिलीजियस टूरिज्म ने अकेले इस साल में 1400 मिलियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया। देखो ना। और हिंदू साइट्स ने 1.34 लाख करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया। और माना ये जा रहा है कि ये सेक्टर 2028 तक 59 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इनफैक्ट ये भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर यही पेस रहा तो टेम्पल इकोनॉमी के कारण 2030 तक 140 मिलियन टेम्परेरी और परमानेंट जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। और आपको ना ये बात पता होनी चाहिए कि जो नंबर्स है ना, ये ऐसी रातों रात नहीं बढ़ गए हैं। इसके पीछे गवर्नमेंट की प्रॉपर प्लानिंग रही है। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका मेन एम ही यह था कि रिलीजियस टूरिज्म के लिए हिंदू इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और रेनोवेट किया जाए। इस स्कीम के अंदर ना 75 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया था, जो कि देश भर के कई स्टेट्स में फैले हुए थे, जिसके लिए 5,292 करोड़ रुपए ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं। इसमें बुद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्ण सर्किट, रामायण सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, ट्राइबल सर्किट, इन सभी को डेवलप किया जा रहा है। कई जगह तो ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट भी हो चुके हैं, जैसे उज्जैन में श्री महाकाल कॉरिडोर डेवलप किया गया। और मजेदार बात ये थी कि कॉरिडोर बनने के तुरंत बाद यहाँ करीब 5 करोड़ डिवोटीज आए। काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर भी डेवलप हो चुका है और कॉरिडोर बनने के बाद लास्ट 3 साल में 19 करोड़ से ज्यादा डिवोटीज काशी टेम्पल कॉरिडोर में आ चुके हैं। इसके साथ साथ चारों धामों को कनेक्ट करने के लिए 4 धाम रेलवे प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को ज्वाइन करेंगे। और इसके ऑल्टरनेट में ना 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट भी डेवलप हो रहा है और इससे भी इंडियन इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर राम मंदिर की बात करें, जिसका इनॉग्रेशन पिछले साल हुआ है, जिसके बाद हिंदुस्तान में बरनौल की थोड़ी कमी सी पड़ गई थी, वहां भी 2024 में 135.5 मिलियन डोमेस्टिक और 3,153 इंटरनेशनल विजिटर्स आए थे। आज राम मंदिर के कारण अयोध्या की लोकल प्रॉपर्टीज के दाम ना 10 गुना से अधिक बढ़ चुके हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग राम मंदिर इसी साल 25,000 करोड़ तक के रेवेन्यू को जनरेट करने वाला है। इसके अलावा मंदिरों को डोनेशन भी मिलता है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी 2021 में ही राम मंदिर ने 5,450 करोड़ रुपए डोनेशन के रूप में कलेक्ट किए थे, जो कि ना भाई साहब हमारे डिफेंस बजट से भी अधिक था। इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं इस लिस्ट में जिन्हें करोड़ों में डोनेशन मिलता है, चाहे फिर वो तिरुमला तिरुपति टेम्पल हो, जिसने 3,023 करोड़ रुपए का डोनेशन इकट्ठा किया था, वैष्णो देवी में 2,000 करोड़ का, अंबाजी में 4,134 करोड़ का, द्वारकाधीश में 1,172 करोड़ का, सोमनाथ में 1,205 करोड़ का और गोल्डन टेम्पल में 690 करोड़ का डोनेशन इकट्ठा हुआ था। अकेले तिरुपति मंदिर में ना गोल्ड डोनेशन 130 किलो के करीब था। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि जो टेम्पल इकोनॉमी है, ये भारत को बदलने का काम कैसे कर रही है, वो आगे देखते हैं। देखिए, एंशंट और मध्यकालीन भारत में टेम्पल इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हुआ करता था और पूरे एरिया की इकोनॉमी टेम्पल्स के अराउंड रिवॉल्व करती थी। मंदिर ट्रेड रूट्स और व्यापार के हब हुआ करते थे। अर्बन डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स मंदिरों से संचालित होते थे। लोगों को किसानी और व्यापार के लिए ऋण, लोन मंदिरों से मिलते थे। और ये समय वो था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था। कॉलोनियल टाइम में, अंग्रेजों के समय में इस कल्चर को तोड़ दिया गया और भारत की इकोनॉमी गिर गई और अब इसे फाइनली फिर से एक लेवल तक रिवाइव किया जा रहा है। कुंभ से लेकर अयोध्या तक और वाराणसी से लेकर केदारनाथ तक। जैसे जैसे भारत एक डायनेमिक और इंक्लूसिव इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, ये कल्चरल इवेंट्स लोगों के लिए नए नए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। साथ ही भारत की हिंदुत्व आइडियोलॉजी को भी ग्लोबली शोकेस कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इस पे ध्यान देती है तो ये रिलीजियस टूरिज्म, ये फेस्टिवल्स इकोनॉमिकली तो बेनिफिशियल होंगे ही, पर पूरे क्षेत्र में, पूरे एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और साथ ही ग्लोबली
हिंदुत्व एज अ सॉफ्ट पावर फिर से डेवलप हो जाएगा। टेम्पल और हिंदुत्व की ये इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगी, रूरल और लोकल एरियाज का विकास होगा, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जैसे सेक्टर्स भी डेवलप होंगे और सर्विस सेक्टर का भी बहुत ग्रोथ होगा। ओवरऑल इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। देखिए, रिलीजियस इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट वाटिकन सिटी और मक्का यानी कि सऊदी अरेबिया ने बहुत अच्छे से अपनाया है और उन्होंने अपनी इकोनॉमी को आज इस स्टेट तक ला दिया है कि उन्हें अब किसी और चीज पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत तक नहीं है। अगर इंडिया भी सीरियसली अपने कल्चरल आइडेंटिटी को समझे जो कि हिंदुत्व है और टेम्पल इकोनॉमी को अपनाए तो ये एक नई दिशा में विकास को ला सकता है भारत के लिए। परंतु मक्का और वाटिकन सिटी बनने के लिए गवर्नमेंट के लिए बहुत सारा काम अभी बाकी है, संभल से लेकर काशी मथुरा तक। अभी तक जो गवर्नमेंट है वो सही दिशा में बढ़ती हुई दिख रही है, पर संभल, काशी, मथुरा भी जल्दी से हो जाए तो इस वीडियो को शेयर करें जो गवर्नमेंट पर दबाव डालेगा तीव्रता के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। सपोर्ट करें हमारे कार्य को पेट्रियन और यूपीआई के माध्यम से, जिनके लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे या फिर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये भी हमने देखे हुई है ना, मोदी 18 मिनट के। चलो आज 1.5 घंटा मेरा मैंने 7 बजे ही पूरे, फिर 7 बजे ही बोला था। जी जनाब, आज पहली दफा एक लफ्ज सुना है, टेम्पल इकोनॉमी, यानी कि टेम्पल की वजह से इतना बूस्ट आता है। अच्छा, मुझे एक चीज और पता चली कि पिछले जमानों में, मतलब समझ में भी आती है ये बात कि पिछले जमानों में टेम्पल ही एक मेन अड्डा होता था, मेन जड़ होती थी, जहाँ पे धार्मिक के लोग आते थे, मतलब पूजा पाठ करने आते थे। तो ऑटोमेटिकली उसके आसपास ही इकोनॉमिक बाजार और ये सारे खाना पीना और इससे दूसरे इलाकों से लोगों का आना, वहाँ पे डेरे लगाना, मतलब सब कुछ टेम्पल ही था। और फिर वो जो गुरुकुल होते थे या जैसे एजुकेशन होती थी वो भी टेम्पल्स में होती थी। तो यूं समझ लो कि टेम्पल ही एक मेन सोर्स ऑफ इनकम और इकोनॉमी या दूसरों के लिए आकर्षण का एक मेन जरिया था। कुछ ऐसा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं कि वो चीज़ों को हटा दिया गया, उन चीज़ों को कम कर दिया गया। लेकिन अब गवर्नमेंट अपनी दोबारा से इस पे फोकस कर रही है और टेम्पल जो वो कर रही है। लेकिन महाकुंभ का ये था, महाकुंभ कि महाकुंभ लोग यही बोल रहे हैं कि इस पे इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हो, लेकिन इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो में बता दी गई है कि क्या वजह है इतना पैसा खर्च करने की। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली इतनी दुनिया के लोग आएंगे, उनका खाना पीना, रिहाइश, सहूलत है ना, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी उनको। बात पाका था उन लोगों ने इन्होंने आसपास के लोगों को कितना रोजगार मिला हो। ऐसा ये आसपास के लोगों को रोजगार मिला हुआ, इसके अलावा जितनी इन्होंने मतलब अरेंजमेंट की है ये भी कम है। ये काम उन्होंने और मैं मकसद कहता रहता था वीडियो में कैसे अरेंजमेंट होता होगा, मतलब मेरा तो दिमाग चकरा जाए इसका। जब भी आपको ये नौबत नहीं मिली है आपका दिमाग चकरा जाएगा, मतलब बाकी सोच। हाँ, इसकी और कमेंट किया किसी ने, आप पहली वाली वीडियो में बता चुके, किसी का कमेंट आया कि हर साल हो जाता है, तो इस साल तो वो 6 साल 1954 में जब हुआ था तो मसले मसाइल आए थे ना, इसका भी जिक्र हुआ है कि 2000 लोग, और कहा गया था कि फकीर लोग मरे जबकि लेडीज की ज्वेलरी मिली थी। तो आम लोग देखिए, जब कोई मरता है या कोई भीड़ में हो जाता है, शहीद समझ लो, उस फकीरों, आप उस वक्त कोई भीड़ देखती है कि फकीरों को मारूं या उसको मारूं, गिल्ड पर में तो कोई बच्चे, औरतें, मतलब जाहिर सी बात है बूढ़े, हर कोई आता है और हर कोई, इवन के वो कोई भी आ सकता है, यंग हो, जब अमिताभ बच्चन भी आ रहा है, अमिताभ बच्चन आ रहा है, रणबीर कपूर आ रहा है, आलिया भट्ट आ रही है, और सेलिब्रिटीज सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। और इन्होंने वो मिसाल बड़ी जबरदस्त दी कि आज सऊदी अरब हज और उम्रे से कितने कमा रहा है। बाकायदा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पूरी दुनिया से मुसलमानों पर वहाँ जमा होना सऊदीया के लिए एक बेनिफिट है। जाहिर सी बात है, वहाँ पे इकोनॉमी बूस्ट होती है, एक सिस्टम है। अब तुम पाकिस्तानियों के लिए हज कितने का है? 78,000 का, मेरी 25 लाख, 22 लाख का। मैंने टिकट की बात, हज पूरा हज का पैकेज खर्चा 20-22 लाख रुपए, पाकिस्तानी 20-22-25 लाख रुपए, 22 लाख, 23 लाख, 25 लाख तक का हज का खर्चा हर साल महंगा होता जा रहा है। हर साल पाकिस्तान के लिए और ज्यादा महंगा होता जा रहा है। तो सऊदी अरब जाके हज करने का 22 लाख खर्चा, मतलब आप अंदाजा लगाओ कि आप कहाँ खड़े हैं। ऐसा है, इतनी ज्यादा इनकम होती होगी सऊदी अरब को। खैर बार बहुत कुछ इस वीडियो से समझ आया, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें। मैं बार बार